चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग सभी को साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में समस्त प्रतिभागियों का स्वागत है। जैसे कि आप सबको पता है कि आने वाले समय पे सहायक शिक्षक भर्ती के 2292 पोस्ट आने वाले हैं और हमारी ये जो ईपीएल सीरीज चल रहे थे, एनवायरमेंटल प्रीमियम लीग, उसका आज हमारा सेकेंड क्लास होगा। ऑलरेडी हमारे जो पहली क्लास है वो यूट्यूब पे डली हुई है। तो जितने प्रतिभागी जो हमारे क्लास से जुड़े हुए हैं, थ्योरी क्लास अटेंड कर रहे हैं, उसका पास एक मौका है कि भाई यूट्यूब में एमसीक्यू के माध्यम से अपने जो टॉपिक्स हैं उसको एक बार सरसरी तौर पे रिवाइज किया जा सके। और ये साध्य पीएससी एकेडमी की हमारी स्पेशल पहल है, जहाँ पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी जो तैयारी है उसको बूस्टअप किया जाएगा। ठीक है, जितने प्रतिभागी जुड़ रहे हैं भाई, सबका स्वागत है। और साथ ही साथ आप सबको बता दूं कि भैया ये हमारा सेकेंड लास्ट क्लास भी है, मतलब क्लास थ्योरेटिकल पोर्शंस का लास्ट क्लास है। उसके बाद हमारी जो पर्यावरण की क्लास है वो एमसीक्यू के माध्यम से चलेगी। ठीक है, तो जितने भी प्रतिभागी हैं जो नया बैच ज्वाइन करना चाहते हैं साध्य पीएससी एकेडमी का यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे जाके और साथ ही साथ हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस पे जाके हमारी जो नई बैच है पर्यावरण और सहायक शिक्षक भर्ती की, वो ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको हमारा जो दिया गया नंबर है उस पर कॉल करना है और जो हमारी नई बैच है उसको ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि अब तक आपने अगर पर्यावरण सहायक शिक्षक भर्ती के लिए ईवीएस की ई बुक नहीं ली है तो ये ईवीएस की ई बुक आपके लिए रामबाण है। तो जितने भी प्रतिभागी हो सारे के सारे इस ईवीएस की ई बुक, चूंकि इसमें क्या है ना, 1000 एमसीक्यू क्वेश्चंस प्लस टॉपिक वाइज एमसीक्यू प्लस थ्योरी पूरा ये आपको मिलेगा पर्यावरण अध्ययन का। ऐसे ही संस्थान अलग अलग कोर्सेज जो हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे चालू किया, जैसे कि सहायक ग्रेड 3, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये सारे चीजें आपको साध्य पीएससी एकेडमी के हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस पे मिल जाएंगी। और ऐसे ही बहुत सारे और ई बुक है, जैसे कि हिंदी शास्त्र की ई बुक, सीडीपी की हमारी ई बुक, ठीक है, और कंप्यूटर की ई बुक, बहुत सारे बुक है जो कि हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो वहां से आप सीधे परचेस कर सकते हैं। और कुछ बच्चे जो विज्ञान संकाय के हैं वो लोग तैयारी जारी रखें, क्योंकि सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला और साइंस की भी पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम लोग तैयार स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन श्रृंखला, जहां पे आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। सैटरडे एमसीक्यू क्लास लीजिएगा सर, बिल्कुल सैटरडे एमसीक्यू क्लास लेगा। ठीक है सर, एक रिक्वेस्ट था, बैच में इंग्लिश पैडागोगी का रिकॉर्डेड क्लास अपलोड करा दीजिएगा। ठीक, बिल्कुल आप लोग की जो भी बातें रहती है ना, मैं आपके बातों को मैं बिल्कुल गंभीरता से लेके पहुंचाता हूं। जैसे कि लास्ट क्लास में आपने बोला था कि सर जब भी टाइम टेबल होता है तो ग्रुप में डलवा दीजिए कीजिएगा, तो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में कल की क्लासेस अपलोड करा दी थी। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बेटा, पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा रहा है कि कथन दिए गए हैं और कारण दिए गए हैं। कथन क्या है? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके के लिए काउ पॉक्स वायरस का उपयोग किया था। तो आप सबको बता दूं कि जो एडवर्ड जेनर साहब थे, और एडवर्ड जेनर साहब ने ही चेचक के लिए पहली बार टीका बनाया था। और मैंने आपको बताया था कि भैया विश्व का पहला टीका कौन सा है, किसके लिए बना था, कमेंट करके जरूर बताइए। मतलब पहली बार जो टीका बना था वो किसके लिए बना था, ये कमेंट करके जरूर बताइए। काउ पॉक्स वायरस मानव चेचक के विरुद्ध इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो अगर आपको इसके बारे में हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिटेल किया था, और ये कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने बताया कि ना आप जो पढ़ेंगे ना उसी से रिलेटेड कॉमन सेंस बेस्ड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो आपको यहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है कि भैया एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके के लिए काउ पॉक्स वायरस का उपयोग किया था, बिल्कुल किया था। काउ पॉक्स वायरस मानव चेचक के विरुद्ध भैया एंटी इम्यूनिटी प्रदान करता है, ये भी सही है, क्योंकि हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसी को वुसअप करने के लिए ही तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो वैक्सीन है उसको बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो वैक्सीन बनाए गए थे और उसी के बेस से बनाए गए थे। तो बिल्कुल कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन क्या कारण कथन की सही व्याख्या कर रही है, इसको देखते हैं। तो भैया काउ पॉक्स वायरस मानव चेचक के विरुद्ध क्रॉस इम्यूनिटी प्रदान करता है और इसी के लिए भैया टीके के लिए बनाया गया था। तो दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है और ए सही व्याख्या कर रही है। ठीक है, तो जितने ही प्रतिभागी थे मैक्सिमम सबका आंसर करेक्ट था। ठीक है, चलिए वर्षा, मधु, नूतन, ललिमा, वर्षा, भूपेंद्र, सबका आंसर मैं देख पा रहा हूं, वेरी गुड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है एक और कथन कारण वाले प्रश्न। ठीक है, तो जितने भी बच्चे हैं ना, सारे के सारे बच्चे, सर जी ये वाला एमसीक्यू, हाँ मैं बुक वाला जो सेक्शन है हमारा ई बुक
जो पर्यावरण की ई बुक है वहां पे मैं डलवा दूंगा, ठीक है। तो ये हमारी जितनी भी एमसीक्यू हो रही है सारे के सारे आपको कहाँ मिल जाएंगी, हमारे जो ई बुक वाले सेक्शन है वहां पे मिल जाएगी, वहां पे जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए तो क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि ओरल पोलियो वैक्सीन ओपीवी को सॉल्क वैक्सीन से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह हार्ड इम्यूनिटी विकसित करता है। ये कथन दिया गया है कि भाई जो ओरल वैक्सीन है ओपीवी को सॉल्क वैक्सीन से बेहतर माना जाता है। सॉल्क वैक्सीन मतलब भैया, सॉल्क वैक्सीन मतलब क्या समझ रहे हो? सॉल्क वैक्सीन मतलब आईपीवी, इंजेक्टेड फॉरल वैक्सीन, जिसके बारे में मैंने क्लास में बहुत अच्छे से आपको समझाया है। ओपीवी एक निष्क्रिय टीका है, ठीक है। ओपीवी के बारे में पूछा गया है। ओपीवी एक निष्क्रिय टीका है जो रक्त प्रवाह में एंटीबॉडी बनाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहां पे देखते हैं ध्यानपूर्वक क्या बोला जा रहा है। ओरल पोलियो वैक्सीन को सॉल्क वैक्सीन से बेहतर माना जाता है क्योंकि यह हार्ड इम्यूनिटी विकसित करता है। बिल्कुल सही बात है भैया, जो 2 बूंद हम लोग पोलियो को पिलाते हैं ना, ड्रॉप पिलाते हैं, तो 2 बूंद पोलियो का वो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत अच्छा हार्ड इम्यूनिटी जनरेट करता है। तो ये तो बिल्कुल कथन क्या है, करेक्ट है। कारण पे बात करते हैं। ओपीवी एक निष्क्रिय टीका है, ये गलत है भैया, ये निष्क्रिय नहीं है, एक लाइव एटेनुएटेड सक्रिय टीका है जो कहीं ना कहीं आपके बॉडी के अंदर इम्यूनिटी जनरेट करता है। तो सेकेंड वाला गलत है। अगर ओपीवी निष्क्रिय नहीं भैया, आईपीवी निष्क्रिय होता है। कौन निष्क्रिय होता है? आईपीवी। तो 2 प्रकार के मैंने बताया था, एक मैंने बताया था ऑरल पोलियो वैक्सीन, और ऑरल पोलियो वैक्सीन की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने। और एक मैंने, सॉरी जोनास साल्क नहीं, उसने क्या बोलते हैं आपका, ठीक है आगे बताऊंगा। और यहां पे है आईपीवी, आईपीवी का विकसित किसने किया था? जोनास साल्क ने, ठीक है। तो यहां पे हमने 2 देखे थे, यहां पे सेकंड वाला कारण गलत है और इस बिना पे क्या हो जाएगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। मैक्सिमम बच्चों का आंसर सी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, जितने बच्चे जो यूट्यूब पे जुड़े होंगे ना, यूट्यूब वाले बच्चे बिल्कुल बाद में अगर देखेंगे तो कमेंट कीजिएगा भाई, जितने थ्योरी क्लास में अटेंड करें कि वीडियो कैसा लगता है आप लोग को, क्या ये सीरीज हमको आगे बढ़ानी चाहिए, ठीक है। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा अगर आप यूट्यूब पे देखेंगे तब, ठीक है। चलिए, छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के लिए एक नई बैच स्टार्ट हो चुकी है। तो जो बच्चे सीएसएफ की तैयारी कर रहे हैं, जो आपके आस पड़ोस जो भी बच्चे होंगे, वो बिल्कुल हमारे साथ पीएससी एकेडमी के एप्लीकेशन से जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे एक और कथन कारण वाले प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए इसको भी देखने का प्रयास करते हैं। जैव विविधता अधिनियम 2002, पहला क्वेश्चन तो ये कि भैया जैव विविधता अधिनियम कब आया था? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुमति के बिना कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय जैविक संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता। क्या ये सही बात है? क्या जो स्टेटमेंट दिया जा रहा है कि भैया एनबीए की अनुमति के बिना कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय जैविक संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता, क्या ये सही है? सेकंड, कारण को देखते हैं। रियो सम्मेलन 1992 के सावेरन राइट्स सिद्धांत के तहत प्रत्येक देश का अपना या अपने संसाधनों पर पूर्ण अधिकार होता है। चलिए, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। तो मैं चाहूंगा जितने मेरे बच्चे हैं ना, सारे के सारे आंसर देंगे। चलिए, मैं सारे बच्चों से आंसर चाहूंगा। कितने बच्चे जुड़े हुए हैं भाई? एक बार सभी के सभी आंसर देंगे। चलिए, अल्बर्ट साबिन, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, ओरल का क्या हो जाएगा? ओरल पोलियो वैक्सीन का अल्बर्टा साबिन। तो दोनों नाम जानना जरूरी हमको, है ना। चलिए, सारे के सारे बच्चे आंसर देंगे भाई। क्या जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुमति के बिना कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय जैविक संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता? सही बात है भैया, हमारी संपत्ति है, हमारा संसाधन है, कोई बाहरी व्यक्ति कैसे उसको यूज करेगा? तो यहां पे पहला वाला स्टेटमेंट बिल्कुल क्या बेटा सही है। दूसरा देखते हैं, 1992 के सॉवरेन राइट्स, देश के अपने संसाधनों पर पूर्ण अधिकार है, क्या ये भी सही है? चलिए, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ रहा है। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जितने बच्चे जुड़ रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग। यूट्यूब पे देखेंगे तो कमेंट अवश्य करेंगे और वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, ठीक है। मैं चाहूंगा जितने प्रतिभागी जुड़ रहे हैं सारे के सारे बच्चे कमेंट्स करें ताकि मैं एक एक बच्चों पे फोकस कर सकूं, क्योंकि आपने सारे अच्छे से थ्योरी क्लास अटेंड किए हैं और उम्मीद है अगर आपने थ्योरी क्लास अटेंड किए हैं तो इनसे संबंधित जो हमारा कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। मैं कहीं का ए देख रहा हूं, किसी का बी देख रहा हूं। नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन,
चलिए देखने का प्रयास करते हैं भाई करेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण की अनुमति के बिना कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय जैविक संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है। ठीक है, और आप लोगों का सबका आंसर करेक्ट है कि पहला वाला तो सही है सर। रियो सम्मेलन 1992 के सॉवरेन राइट्स, ठीक है, जो कि कहीं ना कहीं बात करता है 2002 के है ना सिद्धांत के तहत कि प्रत्येक देश का अपने संसाधनों पर पूर्ण अधिकार। ये वाला लाइन पढ़ो अच्छे से, है ना, ये वाला लाइन आप लोग अच्छे से नहीं पढ़े शायद तक। अगर ये वाला लाइन पढ़ोगे तो समझ आएगा कि प्रत्येक देश का अपने संसाधन पर पूर्ण अधिकार है। और यहां पे बोला जा रहा है कि कोई भारतीय एनबीए की अनुमति के बिना कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय जैविक संसाधनों का उपयोग नहीं कर सकता। भाई दोनों बातें सेम है, इसीलिए कारण भी इसकी सही व्याख्या कर रही है, क्योंकि दोनों बातें उसी के बारे में बात कर रहा है। तो यहां पे मैं देख पा रहा हूं राजपूत जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर कुछ का बी भी था। ठीक है, चलिए तो जिनका आंसर ए था बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कथन और कारण वाले क्वेश्चंस के तहत प्रोजेक्ट विधि में शिक्षक की वो भूमिका है एक तानाशाह के बजाय एक सुविधादाता होती है। क्या मैंने ऐसा बताया कि आप लोग को? मैंने आपको प्रोजेक्ट मेथड पढ़ाया है और ऐसे यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो प्रोजेक्ट विधि बेटा, तो प्रोजेक्ट विधि में शिक्षक की जो भूमिका है क्या एक तानाशाह के बजाय एक सुविधादाता की होती है। यह विधि प्रयोजनवाद के दर्शन पर आधारित है। किस पर आधारित है बोला जा रहा है? प्रयोजनवाद के दर्शन पर आधारित है। चलिए बताइए क्या है इसी करेक्ट आंसर। तो आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया भाई, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लिया तो इसका करेक्ट आंसर जरूर दीजिए। चलिए हमारा पूरा थ्योरी क्लासेस कंप्लीट है ना। हम लोग हो सके तो एक नया क्रैश कोर्स है जो हमारी नई बैच स्टार्ट हो रही है आज से 1 मई से, वहां से आपको फिर से एक बार है ना इन्वायरमेंटल स्टडी के क्विक रिविजन्स फॉर्म में आपको फिर से तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो बिल्कुल जितने बच्चे जो अभी तक कोर्स परचेस नहीं किए हैं साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैक्सिमम बच्चों का आंसर मैं देख पा रहा हूँ। चलिए हुकुम चंद पाटिल का भी आंसर आ चुका भैया। गजपाल जाहिर है गुड मॉर्निंग। जितने मेरे प्यारे बच्चे जुड़ रहे हैं सबको गुड मॉर्निंग। ठीक है, सुप्रभातम सबको गुड मॉर्निंग। सुप्रभातम यूट्यूब पे जाकर कमेंट और लाइक्स जरूर करेंगे जब हमारी ये वीडियोस डलेगी। ठीक है, ईपीएल सीरीज चल रहा है इन्वायरमेंटल प्रीमियम लीग। ठीक है, जहां पे आपको पार्टिसिपेट करना है और सारे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देना है और कमेंट करके बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कितने क्वेश्चन गलत हुए। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ सारे बच्चों का आंसर आ रहा है कि प्रोजेक्ट विधि में शिक्षक की भूमिका एक तानाशाह के बजाय एक सुविधा दाता होता है, फैसिलेटर की होती है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मैंने आपको एक बार नहीं क्लास में कई बार बताया कि जो एक टीचर होता है एक फैसिलेटर की होता है, ना कि भैया तानाशाह का होता है। ठीक है, यह विधि प्रयोजनवाद के दर्शन पर आधारित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जो छात्र की स्वतंत्रता पर बल देता है। तो भैया एक प्रैग्मेटिज्म के कॉन्सेप्ट पर आधारित है और कहीं ना कहीं आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसके दर्शन ही इसको सुविधा प्रदाता के बारे में बात करता है। तो ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रही है। ठीक है, चलिए तो मोटे तौर पे हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं और साथ ही साथ अलग अलग चीजें को हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है लास्ट है हमारा ये कथन करण वाला जो ट्रेंड है, कथन करण वाले जो टाइप्स के क्वेश्चन है ना, उसका लास्ट क्वेश्चन कि कथन करण वाले प्रश्न कराइए सर। तो ये लो भैया कथन करण वाले प्रश्न। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत, ठीक है, आपसे पॉक्सो अधिनियम 2012 के बारे में फैक्ट दिया हूं, है ना, नोट डाउन अपने सिलेबस कॉपी में जरूर करें। पॉक्सो अधिनियम 2012 के तहत 18 वर्ष से कम आयु की सभी व्यक्तियों को बच्चा माना गया है, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो। क्या ऐसा ही बात है? जो पॉक्सो एक्ट है ना, इस पॉक्सो एक्ट के तहत 2012 के तहत 18 वर्ष से जो कम आयु के सभी जितने बच्चे क्या उसको बच्चा माना गया है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, इसमें कोई लिंग भेद नहीं है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर मैं पॉक्सो एक्ट की बात करूं तो भैया ये बोला जाता है कि पॉक्सो एक्ट अधिनियम 2012 ये 18 वर्ष से नीचे आपके स्कूल में जो भी लड़के लड़कियां हैं, है ना, गर्ल्स बॉयज हैं, भैया आपके लिए इक्वल है। ठीक है, क्या है? इक्वल है, चाहे उनका जेंडर कुछ भी हो। यह कानून जेंडर न्यूट्रल नहीं है बोला गया है, जेंडर न्यूट्रल नहीं है और केवल बालिकाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। ये बिल्कुल गलत बात है, दोनों के लिए लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे एसेरेशन इज करेक्ट और रीजन इज रॉन्ग। ठीक है, तो जिन मेरे प्यारे साथियों का आंसर, ठीक है, जिन मेरे प्यारे साथियों का आंसर सी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सर क्लास कहाँ पर हो रही है? सर क्लास कहाँ पर? हाँ, दूसरा रूम में हो रहा है ना, दूसरे क्लास रूम में हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा लाइटिंग ज्यादा दिख रहा होगा आपको। ठीक है, यहाँ की जो सेटअप है थोड़ा सा ऊपर नीचे है ना, तो ओरिजिनल नहीं दिखाता, थोड़ा सा यहाँ अलग टाइप का लुक है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे,
ठीक है, अभनपुर में ही हो रही है, हमारी अभनपुर की क्लास में हो रही है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। यहाँ पे मैं अगर बात करूं तो एक और तरीके के प्रश्न, चूंकि हमारा जो क्लास है ना वो अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चंस पे आधारित होगी। मैंने आपको बताया कि कुछ क्वेश्चंस मैं कथन कारण वाले कराऊंगा, कुछ क्वेश्चंस हमारे सही जोड़ी या मैच द कॉलम वाले होंगे, क्योंकि हर एक तरीके के प्रश्न हमको आने चाहिए, क्योंकि व्यापम का ट्रेंड देख रहे हो ना, और हमारा जो हमेशा से पैटर्न रहता है वो व्यापम के पैटर्न को फॉलो करने का रहता है, ताकि हम जो ओरिजिनल प्रैक्टिस यहाँ कर रहे हैं वही प्रैक्टिस हमको एग्जाम सॉल्व में देखने को मिले। इसीलिए हमारा जो पूरा फोकस रहता है सिलेबस ओरिएंटेड पैटर्न क्वेश्चंस पे रहता है ना। कुछ भी क्वेश्चंस दे दिया जाए और कुछ भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, ऐसा नहीं है। हमारा जो सिलेबस को अकॉर्डिंग वहां पे क्वेश्चंस आपको दिखाई देंगे, और मैक्सिमम क्वेश्चंस इसी के इर्द गिर्द रहने वाले हैं। चलिए, तो सूची 1 दिया है, कुछ खोजकर्ता दिया है, और यहाँ पे कुछ टीका या उनका योगदान है, उसको मैच द कॉलम करना है। तो सबसे पहले सूची 1 को सूची 2 में मिलाएंगे बेटा। लुई पास्चर, जोनास सॉल्क, अल्बर्ट साबिन और मॉरिस हिलमैन, ये 4 अलग अलग खोजकर्ताएं दिए गए हैं, और इन खोजकर्ताओं का इनके टीका या योगदान के बारे में बात किया गया है। जैसे लुई पास्चर ने क्या किया, जोनास साल्क ने क्या किया, अल्बर्ट साबिन ने क्या किया। तो अल्बर्ट साबिन के बारे में जस्ट अभी मैंने बताया था, ओरल पोलियो वैक्सीन। जोनास साल्क का इंजेक्शन वाला पोलियो वैक्सीन, ठीक है। और यहाँ पे लुई पास्चर, जिसके बारे में तो मैंने कई बार बताया क्लासरूम में कि भैया रेबीज का टीका किया था, और मॉरिस हिलमैन बच गया MMR वैक्सीन। तो चारों आपको फैक्चुअल चीजें पता होनी चाहिए। यहाँ पे देख रहे हैं A का 2, कहीं दिख रहा है क्या? यस सर, ये नहीं हो सकता आंसर, और ये नहीं हो सकता। A का 2, B का 4, तो यहाँ पे B का 4, ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। तो मेरे जितने प्यारे साथियों जिनका आंसर यहाँ पे A है, ठीक है, जिनका आंसर A है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो जितने प्रतिभागी हैं, कुछ बच्चों का मैं देख रहा था C आंसर आ रहा था, जैसे कि मुरली है, नूतन है। बेटा थोड़ा ध्यान से ना, थ्योरी क्लास में मैंने बहुत अच्छे से आपको इसके खोजकर्ताओं के बारे में भी पढ़ाया है, तो गलती नहीं करना है, अच्छे से क्विक रिवीजन करना है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी जो पर्यावरण की ई बुक है, उस पर्यावरण की ई बुक को कल है ना आप लोग ले लीजिए, ठीक है। इसके लिए बहुत जल्दी आपको ये सारे कूट वाले प्रश्न, ठीक है, जितने ये PDF CDF से दिख रहे हैं ना, जितने मैं क्वेश्चंस कराऊंगा PDF, ये सारे PDF आपको वहीं पे अपलोड मैं करा देता हूं, तो यहीं पे आपको मिल जाएगा। और इसके लिए मात्र और मात्र आपको 100 रुपये प्लस GST वेस्टी करके 128 रुपीज़ पड़ेगा। ये वहां पे कर सकते हैं आप लोग, इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। PDFs ऑलरेडी टॉपिक वाइज डलेंगे, जो कि लर्निंग बाय डूइंग प्रोसीजर पर आधारित है, खुद करेंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बेटा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, और ये क्या पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 7 बोला जा रहा है, रियो सम्मेलन 1992। जहां तक मुझे याद आ रहा है, मैं इसके बारे में कल ही क्लास में पढ़ाया हूं, रियो सम्मेलन 1992 के बारे में। और ऐसा 3 सम्मेलन हुआ था, ये भी बताया था बेटा। जैसे कि मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो पृथ्वी सम्मेलन है, ये पृथ्वी सम्मेलन है, अब तक 3 बार हो चुका है, ठीक है। ये पहला बार जब हुआ था पृथ्वी सम्मेलन फर्स्ट, तो 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है। उसके बाद सेकेंड टाइम जब हुआ था 2002 में, जहां पे 2002 में बायोडाइवर्सिटी पे बात किया गया, जैव विविधता पे बात किया गया, और ये हुआ था बेटा जोहान्सबर्ग में। कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में। मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे समझा दिया है। और तीसरी बार फिर कहाँ हुआ बेटा? तीसरी बार 2012 में क्लाइमेट चेंज की बात की गई थी, जलवायु परिवर्तन की बात की गई थी। ये फिर रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था, और इसीलिए इस वाले को ना रियो +20 बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रियो +20, क्योंकि 20 साल बाद फिर उसी शहर में रियो डी जेनेरियो। मुद्दा अलग था, वो वाला मुद्दा था किस पे? बायोडाइवर्सिटी पे, और ये वाला मुद्दा किस पे था? क्लाइमेट चेंज पे, ठीक है। चलिए देखने का प्रयास करते हैं किसके बारे में बात हो रही है। रियो सम्मेलन 1992 के परिणाम पर विचार करेंगे। एजेंडा 21 का अपनाया जाना, सही है क्या? यस। जैव विविधता पर कन्वेंशन CBD हुआ था क्या? यस। इसी के बारे में तो बात कर रहे हैं कि भैया CBD हुआ था, कल की क्लास में मैंने बताया भी था कि CBD के बारे में बात किया गया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जन्म ये नहीं हुआ था भैया, मैंने आपको बताया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का जन्म हुआ था 1987 पे, ये डेट याद रखना है, ठीक है। और साथ ही साथ जलवायु परिवर्तन पर फ्रेमवर्क का बना था, ये भी सही है, ठीक है। इस बिना पे 1, 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी है ना, दैट इज द आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए मैं देख रहा हूं बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है, सर मैं पहले से ही ई बुक ले लिया हूं। हाँ, तो और लेने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिलेगा, सबको मिलेगा भाई, है ना। इसीलिए तो ई बुक का फॉर्मेट बनाया गया, ताकि मैं जो भी MCQ कराऊंगा ना वो वहीं पे मिलेगा। और साथ ही साथ मैंने आपको बताया भी है कि बीच बीच में मैं अपना क्वेश्चंस भी डालता हूं, है ना, अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोग, मेरा वाला जो यूट्यूब चैनल है अर्जन करके है, ठीक है, अर्जन करके आपको मिलेगा, उसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि जो हमारे क्वेश्चन है वहां पे आपको देखने को मिल जाए, है ना। बीच बीच में मैं अपना डालते रहता हूँ। बाकी मैं क्लासेस यहीं से कंटिन्यू आपको कराऊंगा MCQ की, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, सर्वे विधि के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तबाही क्वेश्चंस है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सर कल के क्लास का नोट्स कंटेंट में ऐड करवा दीजिएगा, क्योंकि कल का रिकॉर्डिंग में पूरा ब्लैक। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा अंजलि, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारी पूरी कंटेंट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए बताइए, सर्वे विधि के चरणों को सही क्रम में बताइए। सर्वे मेथड, इसके बारे में मैंने बताया था, सर्वे मतलब सर्वेक्षण हिंदी में बोला जाता है, और इसके स्टेप्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बारे में मैंने आपको क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग बताने का प्रयास कीजिए भाई कौन सा मेथड सही है। यहाँ की थोड़ी लाइटिंग ज्यादा है ना, इसे थोड़ा सा चेहरे फेस पे पड़ता है, तो थोड़ा सा देखेंगे भैया ना। आप लोगों को कोई क्लियर दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चंस? चलिए बताइए, विच इज द करेक्ट आंसर। जितने भी प्रतिभागी हैं सारे के सारे करेक्ट आंसर देंगे भाई, है ना। आप लोग स्टेटमेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे, क्या रिपोर्ट लेखन पहला होगा, कि सैंपलिंग का चयन पहला होगा, कि समस्या का चयन पहले होगा, ठीक है, कि डेटा का निर्धारण, या उपकरणों का हमारा जो निर्माण है ये होगा, ठीक है। चलिए सीक्वेंस से बताइए जितने ही प्रतिभागी हैं। चलिए मैक्सिमम बच्चों का आंसर मैं देख पा रहा हूं, बिल्कुल आ चुका है, मैक्सिमम बच्चे बता रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए क्या हो जाएगा भाई करेक्ट आंसर? मैं मैक्सिमम बच्चों का आंसर देख रहा हूं। सर ए कर दीजिए सर। ए मतलब क्या बेटा? ए मतलब 3, समस्या का चयन। वेरी गुड। तो सबसे पहले हम लोग समस्या का चयन करेंगे। क्या करेंगे? समस्या का चयन करेंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, समस्या का चयन पहले हम लोग करेंगे। जैसे हम लोग समस्या का चयन करते हैं, जैसे हम लोग समस्या का चयन करते हैं, उसके बाद क्या हम लोग सैंपलिंग का चयन करते हैं या उपकरणों का निर्माण करते हैं? चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका। ए, इंद्रानी बोल रही 3 to 5 सर। याद कीजिए मैंने क्लासरूम में इसको बहुत अच्छे से पढ़ाया, ठीक है, तो गलत नहीं करना भैया, ठीक है। चलिए सर्वे विधि के चरणों को, व्यापम आपको इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस बना के दे रहा है, इसीलिए हमारी पूरी ई बुक इसी पैटर्न पे आधारित है, हमारी पूरी एमसीक्यू इसी पैटर्न पे आधारित है, और हमारी जो क्लासेस थी बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपको देखने को मिलेगा। यहां पे मैं कुछ बच्चों का देख पा रहा हूं आंसर नंबर ए। अगर मैं बोल दूं आंसर नंबर बी होगा तो फिर क्या होगा? ईवीएस का बुक आपके यहां से लेना है सर बेटा, वो ऑफलाइन नहीं मिलेगा, वो ऑनलाइन मिलेगा, वो मोबाइल एप्लीकेशन में मिलेगा, ठीक है। आप उसको प्रिंट आउट करा सकते हैं, ठीक है, वो हमारे साथ पीएससी एकेडमी के मोबाइल एप्लीकेशन से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहां पे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, समस्या का चयन करेंगे। क्या करेंगे? समस्या का चयन करेंगे, ठीक है। तो समस्या का चयन पहले करेंगे भैया। जैसे हम लोग समस्या का चयन करेंगे, क्या सैंपल का चयन करेंगे कि उपकरण का निर्माण करेंगे? यहां पे बहुत सारे बच्चे ना फंस चुके हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे फंस चुके हैं। तो क्या उपकरण का निर्माण करेंगे कि यहां पे प्रतिदर्श का चयन करेंगे? भैया पहले उपकरणों का निर्माण करेंगे, देन उसके बाद क्या करेंगे? सैंपलिंग का चयन करेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? डेटा का संग्रह करेंगे, और डेटा का संग्रह करने के बाद रिपोर्ट लिखेंगे। तो यहां पे बच्चे फंस चुके हैं, ठीक है, और यही एग्जामिनर चाहता है कि सबसे पहले आप समस्या का चयन कीजिए। समस्या का चयन अगर आपने कर लिया तो क्या क्या उसके लिए टूल्स चाहिए, क्या क्या उसके लिए उपकरण चाहिए, उन उपकरणों का निर्माण कीजिए। जैसे ही आप उपकरण का निर्माण कर लेते हैं, उसके बाद सैंपल का चयन करते हैं कि किसके थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। कैलाश पटेल का आंसर आ चुका है, दुर्गावती ध्रुव का आंसर आ चुका है, ठीक है, सिर्फ बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको ना एग्जाम हॉल में फंसाता है, इसलिए हमारी पूरी प्रैक्टिस इसी बेस पे रहती है। इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि हमारी ईवीएस की ई बुक आप जरूर लीजिए, ताकि यहां पे जितने भी हमारे एमसीक्यू है वहां से आप कर सकें। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक, किसने दिया था प्रोजेक्ट मेथड? किलपैट्रिक साहब ने। और इसके संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ध्यान से देखो, मैंने एक एक जगह पे ना आप लोग के लिए लूप होल डाल के रखा है, क्योंकि मैं एक एक क्वेश्चंस पे आप लोग के लिए मेहनत किया हूं, तो मेहनत आपको दिखेगा क्वेश्चंस के माध्यम से। तो प्रोजेक्ट विधि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है पूछ दिया हूं, सही है नहीं पूछा हूं आपसे, ठीक है। तो प्रोजेक्ट विधि के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है आपको बताना है। यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्या सही बात है? तो बिल्कुल ये तो सही बात है। इसमें छात्र निष्क्रिय श्रोता होते हैं, क्या सही बात है? इसमें सामाजिक कौशल का विकास होता है, या यह पूर्णतः अनुभव आधारित होता है? चलिए जितने मेरे प्रतिभागी हैं सारे के सारे बच्चे कमेंट करके आंसर देंगे। विच इज द करेक्ट आंसर? 9th नंबर क्वेश्चन। चलिए बताइए भाई,
जीवनलाल बांधे जी का आंसर आ चुका है, मुरली का आंसर आ चुका है, मिलिंद, अनीता राज, निक्की, ठीक है, वर्षा ठाकुर, कैलाश पटेल, चलिए वृंदाबाई, अनीता, ठीक है, चलिए बहुत सारे बच्चों का आंसर आ रहा है। ठीक है, मैं कमेंट्स देखते रहता हूँ, है ना, ऐसा नहीं कि मैं नाम नहीं ले रहा हूँ तो आपके कमेंट्स नहीं देख रहा हूँ, मैं सारे बच्चों कमेंट देखते रहता हूँ। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों का बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि छात्र निष्क्रिय नहीं होता प्रोजेक्ट मेथड में। प्रोजेक्ट मेथड में भैया जाएगा छात्र, खुद जाके चीजों करेगा, जो कि लर्निंग बाय डूइंग प्रोसीजर पर आधारित है। तो बच्चा कैसे निष्क्रिय होगा? बच्चा तो एक्टिव होगा ना, बच्चा तो सक्रिय होगा। और इसके बारे में बोला गया है कि भैया बच्चा एक सक्रिय भूमिका में होता है। किस भूमिका में होता है? सक्रिय भूमिका में होता है। और इसका मतलब यह है कि यही वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, और चूंकि हमको गलत पूछा गया बेटा, इसलिए इस ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए YouTube पे देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा कि भैया हमको क्वेश्चंस कैसा लग रहा है। चलिए एक और तबाही वाला प्रश्न, एक और नए पैटर्न पे आपके सामने लाया गया है। पैटर्न आप ध्यान से देखिए। सर एमसीक्यू क्लास किसमें होगा? हाँ, सैटरडे एमसीक्यू क्लास मैं क्वेश्चंस डालूंगा। ठीक है, अब हमारे साथ पीएससी एकेडमी में ही हो सकता है, मोबाइल एप्लीकेशन या यूट्यूब, मोबाइल एप्लीकेशन पे तो नहीं होगा, यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही होगा। ठीक है, चलिए तो जैव विविधता अधिनियम 2002 की त्रिस्तरीय संरचना का सही क्रम क्या है? और अगर आप सबके सब बोलते हैं भाई कि हमारी पर्यावरण की क्लासेस कंटिन्यू होनी चाहिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो मैं फिर बात करूंगा, है ना। आप लोग भी एक बार हमारे जो मैनेजिंग टीम है उसको भी बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको और प्रैक्टिस करने का मौका मिलना चाहिए, है ना, तो बिल्कुल आपकी बात मानी जाएगी। तो आप लोग अपना अपना बात रखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैव विविधता अधिनियम 2002 की त्रिस्तरीय संरचना, जिससे क्या होगा ना, डेली हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्यावरण की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 2002 की त्रिस्तरीय संरचना का सही क्रम क्या, ऊपर से नीचे। मैंने आपको कल ही बताया बेटा, जैव विविधता अधिनियम 2002, और जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत जो त्रिस्तरीय संरचना बनी है उसकी सही क्रम आपसे पूछ लिया गया। एक और बेहतरीन क्वेश्चंस मेरे हिसाब से, सबसे पहले क्या राज्य बोर्ड बनेगा, उसके बाद राष्ट्रीय प्राधिकरण बनेगा, फिर उसके बाद राज्य प्राधिकरण, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या पंचायत। ऐसा मैंने कुछ आपको नहीं बताया है। मैंने आपको बताया भैया कि सबसे पहले राष्ट्रीय प्राधिकरण बनेगा, उसके बाद राज्य बोर्ड, उसके बाद राज्य जीविका प्रबंधन समिति। तो ये मैंने आपको पढ़ाया है क्लासरूम में। और मेरे प्यारे बच्चे, अगर आपने क्लासरूम में बहुत अच्छे से पढ़े होंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होंगे। ठीक है, चलिए जितने बच्चे जो हमारे साथ अभी एप्लीकेशंस पे जुड़े हैं ना, सारे बच्चे यूट्यूब पे जाके कमेंट अवश्य कीजिएगा। ठीक है, कि आपको क्लास कैसा लगता है, क्वेश्चंस का लेवल क्या है। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, ताकि एक मोटिवेशन मिलता है टीचर को, और ऐसे ही मेहनत करके आपके लिए और नए नए टाइप्स के क्वेश्चंस जनरेट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे है। वैक्सीन के प्रकारों को उदाहरण से सम्मिलित कीजिए। मैंने आपको बहुत सारे वैक्सीन बताए हैं, और उन वैक्सीन के थ्रू आपको यह बताना है कि भैया कौन कौन से उदाहरण सही हैं। कुछ वैक्सीन के प्रकार दिए गए हैं और उसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, तो आपको वैक्सीन के प्रकार और उदाहरणों को बताना है। यहां पे देख रहा लाइव एटेनुएटेड, है ना, वैक्सीन के टाइप्स हैं, टॉक्सोटाइट ये, और ये सब यूनिट। ठीक है, तो मैंने हमारे जितने भी क्लास है ये थोड़े हमारे लिए एक नए टाइप का क्वेश्चंस है। ठीक है, तो ये मैंने जनरेट किया था ताकि बच्चे थोड़ा सा इस नए टाइप के क्वेश्चन से भी अवगत रहें। ठीक है, तो इस प्रकार के हमने कोशिश किया था कि भाई डाला जाए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, जितने भी प्रतिभागी हैं ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है। सर अगर मैं बात करूं लाइव एटेन्यूएटेड, तो सर ये बीसीजी का टीका, तो यहाँ पे ए का टू, तो ये नहीं हो सकता सर, ये नहीं हो सकता। बहुत बढ़िया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं टॉक्सोइट, तो ये टीटेनस का, और सब यूनिट हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये थोड़ा सा नया टाइप का क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए तो जिन बच्चों का आंसर ए था भाई, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, सारे ई बुक्स के बारे में फिर बता देता हूं, सारे सादे पीएससी एकेडमी के हमारे मोबाइल एप्लीकेशंस पे आपको मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट विधि के 6 चरणों में से कौन सा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, कौन सा नहीं है? ठीक है तो ठीक है भैया, कौन सा नहीं है? इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है एग्जाम हॉल में, और आपको फिर 6 के 6 स्टेप्स याद करने पड़ते हैं, तब जाके आपसे क्वेश्चंस बनते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि पर्यावरण को हल्के में नहीं लेना है। मैंने जो भी एक एक टॉपिक पढ़ाए आपको, जितने भी हमारी क्लासेस हुई है, पूरे 50 क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखा करो। ठीक है, प्रोजेक्ट विधि के 6 चरणों में से भैया कौन कौन से शामिल नहीं है ये आपको बताना है, या कौन से शामिल हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले क्या, परिस्थिति प्रदान करना, ये बिल्कुल है। मैंने आपको बताया था कि भैया बच्चों को एक सही एनवायरनमेंट देना, ये बिल्कुल है। प्रोजेक्ट का चयन करना,
ये भी है। स्मृति आधारित रट्टा मारना, भैया ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, देख के बन रहा है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बार बार पढ़ा है कि भैया रट्टा मारने पे जोर तो नहीं देना है, ये तो नहीं हो सकता। एनसीएम लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है, तो कहीं ना कहीं जो रट्टा मारने की प्रोसीजर, ये तो एनईपी भी इसके सख्त खिलाफ है, तो ये ऑप्शन नंबर सी जितना भी चेक किया है उनका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो जितने प्रतिभागी जो ऑप्शन नंबर सी लगाए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। जितने बच्चे सारे के सारे बच्चे का आंसर करेक्ट आंसर है। चलिए एक और कूट वाले प्रश्न आप लोगों के लिए। सर वर्ग 3 टीचर कोर्स लिए हैं और बाहर से बुक लेना जरूरी नहीं है ना? हाँ, मेरे हिसाब से तो नहीं है यार, जो मैं पढ़ाया हूं ना पर्यावरण, मत पढ़ो बाहर से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मत पढ़ो भाई, है ना, कोई जरूरत नहीं है यार, मार्केट में तो बुक ऐसा है भी नहीं, मैं सही बता रहा हूँ। तुम लोग खुद जाके मार्केट में बुक डिपो में चले जाओ, आपको जितने भी पर्यावरण की बुक मिलेगी वो सारे के सारे सीजीपीएससी या सीजी व्यापम या अन्य प्रतियोगी परीक्षा वाला पर्यावरण है। वो हमारे उस पर्यावरण से कोई लेना देना, क्योंकि हम लोग पर्यावरण थोड़ी पढ़ते हैं, हम लोग पर्यावरण अध्ययन पढ़ते हैं। पर्यावरण और पर्यावरण अध्ययन में अंतर है। वो जो हम लोग पढ़ते हैं सीजीपीएससी और व्यापम के पेपरों के लिए वो पर्यावरण है, इन्वायरमेंट है, और हम लोग जो पढ़ते हैं सहायक शिक्षक के लिए वो इन्वायरमेंटल स्टडी है। आप लोग वहाँ की अप्रोच अलग है, यहाँ की अप्रोचेस अलग है, इसलिए आपको मेरे ही सब्जेक्ट में और कोई दिक्कत नहीं है। और उम्मीद है कि जितने टीचर्स हैं सब सारे अच्छे पढ़ाते हैं, जैसे हिंदी में नवीन सर आपको जो पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, वो सारे कंप्लीट हैं। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बस प्रैक्टिस कीजिए, इसीलिए मैं हमेशा प्रैक्टिस पे बात करता हूँ। प्रैक्टिस में क्या होता है, आप इसके लिए जो ई बुक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस इसीलिए बोल रहा हूँ कि एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हमारे और जितने भी टीचर हैं जो हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, पॉलिटी, जियोग्राफी, सफिशिएंट है, पर्याप्त है, आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। आपको और कुछ बुक लेने की जरूरत नहीं है। भैया आप कोचिंग भी तो इसीलिए कर रहे हैं ना, ताकि आपको और इधर उधर और मटेरियल ढूंढना मत पड़े, टीचर आपके कॉन्सेप्ट को इजी कर दे। तो भाई कोचिंग करने का उद्देश्य क्या है? आपने पैसा देकर कोचिंग ज्वाइन किया है, आपने एक अच्छी खासी फीस पे किया है, तो क्यों किया है? आपका सीधा सा मतलब यह है कि भैया संस्थान के ऊपर हम भरोसा करें, है ना, टीचर्स के ऊपर भरोसा करें, क्योंकि टीचर्स जो अच्छा पढ़ाएंगे, है ना भाई, कोई टीचर है, मैं खुलेआम बोलता हूं कि छत्तीसगढ़ में, है ना, आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ में ऐसा कोई टीचर्स नहीं है जो पर्यावरण अध्ययन आपको पढ़ाए। मैं खुला बोल रहा हूँ, यूट्यूब के मैं यूट्यूब पे बात भी बोल चुका हूँ, यूट्यूब में भी वीडियोस डलेगी। भाई आधे टीचर जो पर्यावरण पढ़ाते हैं अलग अलग संस्थान पे, उनको पता ही नहीं कि वास्तव में सिलेबस क्या है। मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैंने जितने बार सीजीटेट सीटेट दिया है, मैंने खुद सहायक शिक्षक का पेपर निकाला, तो मुझे पता है ना भाई क्या सिलेबस में आता है, क्या सिलेबस में नहीं आता है। आप यकीन नहीं करोगे, मैं अभी भी प्री बीएड और प्री डीएलएड जैसे इंट्रेंस एग्जाम का पेपर दिलाता हूँ। मैं क्यों दिलाता हूँ? मैं तो ऑलरेडी बीएड और डीएड कर चुका हूँ, है ना, मैं सहायक शिक्षक भर्ती जैसे पेपर्स निकाल चुका हूँ। मैं क्यों दिलाता हूँ? इसके पीछे रीजन ये है कि एग्जाम जो पैटर्न चल रहा है, जो नए पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं, मैं क्यों करा रहा हूँ कूट वाले प्रश्न, मैं क्यों करा रहा हूँ कथन कारण वाले प्रश्न, मैं वन लाइनर भी करा हूँ, तो वहां पे आप देखेंगे नहीं है पूछ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फैक्ट नहीं पूछ रहा हूँ। तो ये अंतर है, जब आप एक टीचर होने के नाते जब आप चीजों को समझते हैं ना, एक बेहतरीन कंटेंट देते हैं, उसका डायरेक्ट बेनिफिट मिलता है बच्चों को। इसलिए जिस संस्थान या जिस टीचर के ऊपर आप भरोसा कर रहे हो, क्योंकि भाई टीचर की बात करूंगा मैं, संस्थान की बात नहीं करूंगा, जो टीचर है ना, वो टीचर आपको अगर सही कंटेंट दे रहा है, चाहे किसी भी कोचिंग का है, मैं साफ बोलता हूं किसी कोचिंग का, हाँ, अगर मेरे से बेटर आपको लगता है कोई और पर्यावरण पढ़ा रहा है, तो बिल्कुल आप सारे सब्जेक्ट यहां से पढ़िए और पर्यावरण किसी और संस्थान से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके भविष्य का सवाल है, आपके लाइफ का सवाल है, क्योंकि आप उस टीचर के ऊपर भरोसा कर रहे हैं, उसके कंटेंट के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। और साध्य पीएससी एकेडमी कंटेंट के लिए जानी जाती है, क्योंकि जितने भी टीचर्स हैं, सारे टीचर्स मेहनत करके आपको पढ़ाते हैं, कंटेंट देते हैं, ठीक है। मैं स्पेशली बात करूंगा नवीन सर के, आपने हिंदी देखा था, पूरे क्वेश्चन सीजीटेट में मिले थे आपको, ठीक है, मैथ्स देखे थे, सारे टीचर मेहनत करके पढ़ाते हैं, क्योंकि है ना कहीं सब टच में रहते हैं, तो आपको अच्छा से सिलेबस ओरिएंटेशन पढ़ाते हैं। बाकी मैंने देखा कि बहुत सारे, ऐसा नहीं कि मैं कभी यूट्यूब चैनल खोल के नहीं देखता, किसी और कोचिंग का नहीं देखता, मैं भी देखता हूँ भाई, है ना, तो मुझे समझ आता है कि क्या पढ़ा रहा है। मैं देखता हूँ कोई पारिस्थितिक तंत्र पढ़ा रहा है, भाई पारिस्थितिक तंत्र छोटा सा टॉपिक है, पूरा क्लास उसी को पारिस्थितिक तंत्र पे लेके जा रहा है, तो ऐसा नहीं पढ़ना है हमको, जो हमारे सिलेबस में उसको पढ़ना है ना, ठीक है। आप देखेंगे अभी सीजीटेट का पेपर दिए थे, पर्यावरण क्वेश्चन कैसा आया था, आप खुद देखेंगे, प्रोजेक्ट मेथड, क्षेत्र भ्रमण। मैं क्यों ये सब में फोकस करता हूँ, क्यों हम बात हमारी पूरा एनसीएफ और इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के इर्द गिर्द, क्योंकि हमारे सिलेबस में वही है, हमको वही पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो सबका आंसर मैं देख रहा था, सबका आंसर आ चुका है सर। ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं। पृथ्वी सम्मेलन 1992 के बारे में क्या सत्य है? तो पहली बात तो यह कि आपसे सत्य कथन पूछा गया है, तो सत्य बताइए भैया। इसे रियो सम्मेलन भी कहा जाता है। यस सर, रियो सम्मेलन इसलिए कहा जाता है सर क्योंकि ये रियो में हुआ था। बिल्कुल करेक्ट है। इसमें एजेंडा 21 का अर्थ है 21वीं सदी
के लिए कार्य योजना है, बिल्कुल करेक्ट है। या क्योटो में आयोजित हुआ था, भैया यहां पे बोल रहे हो तुम रियो सम्मेलन है और यहां बोला तुम क्योटो में आयोजित हुआ था, नहीं। तो ये भैया कहां आयोजित हुआ था, ये हुआ था ब्राजील का ही शहर है। ब्राजील का शहर कौन सा है, रियो डी जेनेरियो, ठीक है, क्या नाम है, रियो डी जेनेरियो। तो इस शहर में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। और मेरे जितने भी प्रतिभागी हैं सबका मैं ऑप्शंस देख रहा था, है ना, भले मैं बोल रहा था, बात करता, लेकिन सबका आंसर ए आ रहा था, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम बच्चों का आंसर आ चुका है। ऐसे ही हमारे साथ सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला की भी तैयारी आप हमारे साथ पीएससी एकेडमी के टीम के साथ जुड़े कर सकते हैं। शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती की नई बैच स्टार्ट हो चुकी है, तो भाई नए बैच से भी जुड़ सकते हैं, जो बच्चे नए होंगे वो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये क्या बोला जा रहा है, सर्वे विधि में प्रश्नावली और अनुसूची में मुख्य अंतर क्या है। ये लो भैया, एक बढ़िया क्वेश्चंस, आपको थोड़ा और नए तरीके का क्वेश्चंस मैंने दे दिया है कि बताइए सर्वे विधि में प्रश्नावली और अनुसूची में मुख्य अंतर क्या है, ठीक है। मैं कल आप लोगों को कुछ शिकायत सुन रहा था कि सर टाइम टेबल चेंज होता है, टाइम टेबल डलवा दीजिए, क्यों, है ना। इस बात को कल हमने रखा था और ठीक इस पर फीडबैक, और आपने आज नोटिस भी किया होगा कि जैसे ही कल हमने इस बात को रखा और आज आपके कल रात को ही सारे टाइम टेबल चेंज हुआ और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डले होंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप लोग को अपना अपना राय दिया करो ताकि मैं वहां अपने बात को रख सकता हूँ, ठीक है। तो जो चीजें रहती है वो बिल्कुल आप लोग शेयर कीजिए करिए, क्योंकि भाई आप लोग से हम लोग हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को जो भी प्रॉब्लम होता है आप लोग बताया करो, हमारी काम ही है भाई सॉल्यूशन सुनना, है ना। हाँ, जो काम हमसे रिलेटेड नहीं है वो काम हम नहीं कर सकते, है ना। तो जो काम हमसे हो सकता है बिल्कुल करेंगे, टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो सर्वे विधि में प्रश्नावली और अनुसूची में मुख्य अंतर क्या है। प्रश्नावली उत्तरदाता स्वयं भरता है और अनुसूची प्रगणक भरता है, क्या सही है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, अगला ऑप्शन, अनुसूची डाक से भेजी जाती है, दोनों में कोई खास अंतर नहीं है भैया, अंतर पूछा गया तो कैसे नहीं होगा, ये भी गलत है, उपयुक्त सभी है भी नहीं हो सकता, ठीक है। अनुसूची डाक से भेजी जाती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। याद रखना है प्रश्नावली उत्तरदाता स्वयं भरता है, ठीक है, सर्वे विधि में, और अनुसूची जो है प्रगणक भरता है, ठीक है। अभी आप लोग के आसपास आज से 1 मई 2026 से, ठीक है, 1 मई 2026 से बेटा आज से आपके घरों में जनगणना सेंसस ऑफिसर्स जाएंगे, है ना, वर्कर जाएंगे, तो उनका बढ़िया से वैल्यूज रखना है। सर मैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हूँ, जुड़ जाओ भैया, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ जी, ठीक है। टाइम टेबल डलता है वहाँ पे, ठीक है, डलवाया था मैंने। सर हिंदी इंग्लिश की क्लास होगी, ठीक है, हिंदी इंग्लिश की क्लास भी होगी शायद तक आज से, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और ये क्या पूछा जा रहा है, पॉक्सो एक्ट 2012, पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत विशेष अदालतों का गठन कौन करता है। आपको बताना है कि भैया विशेष अदालतों का गठन कौन करता है। केवल केंद्र सरकार, राज्य सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, केवल सर्वोच्च न्यायालय, और इनमें से कोई नहीं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके बारे में हमने डिस्कस किया है कि भैया जो हमारा ऐसे ही मैंने बहुत सारे एक्ट और बताए, अधिनियम और बताए हैं। आज बोरेबासी दिवस है सर, हाँ आज मजदूर दिवस है 1 मई, और बोरेबासी दिवस है भैया। तो जितने भी मोर छत्तीसगढ़ के लड़का है सब लोग बोरेबासी की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरूर खाएं आज बोरेबासी, ठीक है। अब आज खाओगे मतलब ऐसा है कि रात को बचा के रखना पड़ता है ना, अब नहीं खाओ तो ऐसे करोगे, तो अभी बना लेना सुबह और उसको रख देना, दोपहर में खा लेना, ये भी कर सकते हो, कैसे करोगे, है ना। अब बन तो गया है, दोपहर का नाश्ता भी कर लोगे कई लोग, लेकिन मैं नहीं किया हूँ, ठीक है। चलिए, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ चुका है, बिल्कुल बिल्कुल बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बेहतरीन, बहुत बहुत है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर बेटा, कि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से, ठीक है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से विशेष अदालतों का गठन करता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो हमारी आज की श्रृंखला थी, ये श्रृंखला कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। और ये जो हमारी पीडीएफ है, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा हुआ है, ये हमारी साइंस की जो ई बुक वाली सेक्शन में मैं डलवा दूंगा, ठीक है। तो जितने भी प्रतिभागी हैं टेंशन की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ाई करना है, चीलों के कोई टेंशन नहीं है, आपके रिजल्ट मार्कशीट बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है, इसकी भी कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। यूट्यूब पे वीडियो, आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शंस पे जरूर बताएं कि क्लासेस और एमसीक्यू जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे लग रहे हैं, और कुछ नए पैटर्न पे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, इन नए पैटर्न के बारे में भी बात कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा और अच्छे क्वेश्चंस एड ऑन कर सकें, ठीक है। थैंक यू सो मच सबको।